नमस्ते दोस्तों, बी एंड अमित क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके यहाँ पहुँच सके। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति। तो शुरू करते हैं वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृति चला था। इसका पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो आप इसे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व पे ट्रिक लगा सकते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर वैदिक संस्कृति, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो वैदिक संस्कृति दो भागों में बट गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल या संस्कृति। तो पूर्व वैदिक संस्कृति या ऋग वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में है और उत्तर वैदिक संस्कृति का काल जो है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। जो आर्य होते थे वो जरूरी नहीं कि वो नगरों में निवास करते थे, वे संस्कृत बोलने वाले थे। हाँ, वे जो है संस्कृत बोलने वाले थे, घुड़सवारी भी करने वाले थे, उनका घुड़सवारी शौक था। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वो एक झुंड में भारत नहीं पहुँचे थे, वो कई झुंडों में भारत पहुँचे थे। तो अब लेकिन वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये कथन सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के समय लोग जो थे, निम्नलिखित में से कौन से फसल का ज्ञान नहीं था? जौ का था, गेहूं का था, चावल भी वो खाते थे, लेकिन तंबाकू वो नहीं जानते थे कि तंबाकू होता क्या है। तंबाकू का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण के नाम से जाना जाता था। उस समय वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक जो रहते थे उनको श्रमक के नाम से जाना जाता था, श्रमक बोला जाता था। तो ऑप्शन बी, छठे क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है श्रमक, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग, जो वैदिक गणित, भारतीय का मुख्य गणित वैदिक गणित है। हम लोग आज के दौर में जो गणित पढ़ते हैं वो इंग्लिश पे आधारित है, तो वो अंग्रेज़ों का लाया हुआ गणित था। थोड़ा उसमें कॉम्बिनेशन है, बट हम लोगों का अगर मुख्य रूप से गणित की बात किया जाए तो वो वैदिक गणित था। वैदिक गणित आप अपने में बहुत बहुत बढ़िया है, आप इसको देख सकते हैं। वैदिक गणित के बारे में आपको नया वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें अभी आप पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल अभी चलते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है वो शूल व सूत्र था। महत्वपूर्ण अंग जो था उसमें वो शूल व सूत्र है। शूल व सूत्र उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्व दिया गया है उसमें, तो हम देखेंगे, पर आपको वीडियो लाएंगे वैदिक गणित के बारे में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, शूल व सूत्र। आगे बढ़ते हैं। किस
वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये ऋग वेद में सूचना दी गई है वैदिक युग की संस्कृति के बारे में। तो इसका 8वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का जो सही क्रम है वो कौन सा है? तो उत्तर वैदिक काल कब से कब तक चला था? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ये जो है इसका सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा सही क्रम, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। राइट आंसर ए। सॉरी, वेदों की संख्या कितनी है? सब जानते हैं वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या जो है हमारा 4 है, ऑप्शन सी। तो वेदों की संख्या 4 है और इसका जो सही क्रम जो है वेदों की संख्या का, तो वो इस प्रकार से हो सकता है, जैसे ऋग्वेद फर्स्ट नंबर पे आता है, हो सकता है नहीं होता ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, और अंत में क्या जुड़ा था? अथर्ववेद। ठीक है, तो अथर्ववेद जो है सबसे नवीनतम वेद है और ये ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। तो ऋग्वेद से क्वेश्चन अधिक आते हैं, जो आएंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं तब तक। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11वां का ऑप्शन ए। 12 क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये हमारा लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ये मुंडक उपनिषद जो है ऑप्शन ए, मुंडक उपनिषद, तो ये लिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग वैदिक आर्यों का जो था मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन करना। ठीक है, मुख्य व्यवसाय में आता था, बाकी और भी व्यवसाय था, बट ऋग वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ये सामवेद को कहा जाता है। सामवेद एक तरह से भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु हो जाएंगे, क्योंकि इस सृष्टि की रचना मनु और शत्रुपा से हुई है। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रथम विधि निर्माता है ये मनु। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का जो प्रथम और प्रधान ग्रंथ है वो कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन बी, श्रीमद् भागवत गीता। ये श्रीमद् भागवत गीता में ही गीता सार है, एक तरह से इसी को बोलते हैं। कृष्णा ने जब महाभारत शुरू होने से पहले अर्जुन को अपने वाक्यांश दिए थे, उसी को श्रीमद् भागवत गीता बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन है। ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप है वो गोधन है, गोधन के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो वो था 10वें मंडल। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही शूद्र का उल्लेख मिलता है। जो हमारा जो वर्ण निर्धारित किया गया था, वर्ण जो है
क्या बोलते हैं वो 4 वर्णों में विभाजित हुआ था, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र। तो यही है 10वें मंडल में इसका